सद्गुरु जी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा खुशी मिलती है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारे प्रधानमंत्री को देखा है जो आज 75 साल के हो रहे हैं। सामान्य तौर पर हर जन्मदिन 1 मील का पत्थर होता है, लेकिन 75 कुछ खास होता है। आपके हिसाब से एक नेता के तौर पर कौन सी चीज़ उन्हें अलग बनाती है, वो विशेषताएं जो आप उनमें देखते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलेगा जो इतने अटूट समर्पण और लगन के साथ अपना काम करता हो, जो कई मायनों में उनकी बुनियादी ताकत है जिसे हम हमेशा सभी में लाने की कोशिश करते हैं। ये अद्भुत है कि देश के प्रमुख, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अरबों लोगों को अलग अलग स्तर की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है और पिछले कुछ सालों में उनके नेतृत्व में एक राष्ट्र के तौर पर हमने जो कदम उठाए हैं वो असाधारण रहे हैं, वाकई असाधारण से कम नहीं है। वैसे लोग कह सकते हैं, अरे ये इस दौर की वजह से भी है कि उन्होंने सही समय पर देश की बागडोर संभाली और चीज़ें हुईं। खैर, समय तो हमेशा होता है, समय हमेशा होता है, लेकिन फिर भी सही समय में भी बहुत से लोग सही काम नहीं करते। तो एक राष्ट्र के तौर पर हम बहुत आगे बढ़े हैं। आप जानते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बचपन से ही, खासकर अपनी युवावस्था में, इनटू माय यूथ, मैं ग्रामीण आबादी के साथ जुड़ा रहा हूँ और ये देखकर हमेशा दिल दुखता है कि वो कैसे रहते हैं, कितनी कमी और कितनी कठिनाइयों के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और आज आप साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं। कम से कम देश के इस हिस्से में, शायद अभी भी देश के कुछ हिस्से हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देने और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक असाधारण बात है। और सबसे बढ़कर ये है कि राष्ट्र की अखंडता या संप्रभुता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 370 के साथ जो हमने किया वो सबसे महत्वपूर्ण था, जो 1948 से एक अधूरा काम था और ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये कभी नहीं होगा, लेकिन ये हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे और भी जो मुद्दे हैं, जैसे कि एक स्पष्ट सीमा हो, ये दर्शाने के लिए कि क्या भारत है और क्या नहीं, मुझे लगता है ये चीज़ें सुलझाई जानी चाहिए। उम्मीद है वो अपने समय में ही ये मुद्दे सुलझाएंगे। और एक अभूतपूर्व चीज़ जो हुई है वो है बैंकिंग जन धन योजना, जहां आज हर किसी का बैंक खाता है। बेशक मजाक चल रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो बैंक खाते का क्या करेंगे, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझते कि बैंक खाता कितनी सशक्त बनाने वाली चीज़ है और कैसे कई सरकारी योजनाएं और दूसरी चीज़ें जो उस व्यक्ति के लिए बनी हैं उस तक पहुंचेंगी, न कि बीच में किसी एजेंट तक। मुझे आपको ये बताना चाहिए, कई साल पहले मैं तमिलनाडु के एक शहर में बोल रहा था और एक मंत्री वहाँ थे, 2-3 मंत्री मेरे साथ थे, और मैंने कहा ऐसा लगता है कि 100 रुपये में से केवल 10 रुपये ही लोगों तक पहुँचते हैं, 90 रुपये गायब हो जाते हैं। मंत्री मुझे छू कर बोले, नहीं सद्गुरु, 10 रुपये नहीं, केवल 4 रुपये पहुँचते हैं। मैंने कहा आपको तो जानकारी होगी केवल 4 रुपये लोगों तक पहुँचते थे। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन उस दिशा में बड़े बदलाव हुए हैं। और प्रवासी भारतीयों में और आम तौर पर पूरी दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं, लोग जिस सम्मान और आदर के साथ भारत को देख रहे हैं, जैसे ये आज है और भविष्य की संभावना के तौर पर। खैर, मैं जीडीपी नंबर और वो सब आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत आगे बढ़ रहा है, एक खास गति से आगे बढ़ रहा है, और भू राजनीति को जिस दक्षता के साथ संभाला जा रहा है वो बिल्कुल अद्भुत है। दुनिया में इस तरह का काम पहले कभी नहीं हुआ है। शायद ये भी समय की वजह से है, हम आज एक अलग राष्ट्र हैं और ये चीज़ें कर सकते हैं। पिछले प्रधानमंत्री शायद ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके पास ऐसा करने की पावर नहीं थी। हम ये सब कह सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि नविका अपने एग्जाम में फर्स्ट आई क्योंकि ये हुआ वो हुआ। नहीं, वो फर्स्ट आई बस यही मायने रखता है। तो ये ऐसा ही है। और आज जब कोई इंसान इतनी उपलब्धि के साथ 75 साल की उम्र पर पहुंचा है और वो इंसान अभी रुका नहीं है, आज भी वो काम कर रहा है
और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक इंसान जो 75 साल का हो गया है और उसके पास इतनी शानदार उपलब्धियां हैं और दुनिया भर में उसके लिए ज़बरदस्त प्रेम और सराहना है, ये वाकई अद्भुत है। Which is truly fantastic. मुझे लगता है आज का दिन वाकई एक महत्वपूर्ण दिन है, 17 सितंबर 2025। और सबसे बढ़कर 2017 में उन्होंने यहाँ पहले आदियोगी का अनावरण किया था, मैं यहीं खड़ा हूँ। इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया था, वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए थे और उन्होंने ये किया। उस दिन वो यूपी नेपाल की सीमा पर कहीं थे, उन्हें वहाँ कुछ संबोधित करना था। फिर वो मध्य प्रदेश में थे और फिर वो कर्नाटक में किसी जगह पर किसी संबोधन के लिए आए और शाम को वो यहाँ थे और आदियोगी का अनावरण करते हुए 3 घंटे से अधिक समय बिताया। और तब से ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको आदियोगी की छवि दिखेगी। हमने प्रचार भी नहीं किया, हमने वाकई इसे आगे नहीं बढ़ाया, जिसे हम जल्द ही करने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि आदियोगी कोई देवता नहीं है, वो पहले योगी हैं जिन्होंने मानव को खुशहाली की तकनीकें भेंट की, खुशहाली को वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करने का तरीका बताया, न कि यूं ही ऊपर देखकर कुछ मांगना। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इसके एक प्रतीक हैं कि वो ऊपर या नीचे नहीं देखते। जब उन्हें स्पष्टता के साथ निर्णय लेना होता है तो वो भीतर देखते हैं और निर्णय लेते हैं। और इस चीज ने उनके साथ साथ इस देश के लोगों के लिए जबरदस्त चीजें की हैं। और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में वो दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। हालांकि वो पहले से ही हैं, लेकिन ये और बढ़ेगा क्योंकि कुछ चीजें होंगी जिन्हें संभव बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुझे लगता है ये एक बड़ा दिन है कि आज वो 75 साल के हो गए हैं और वो स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं। मेरी कामना है वो ऐसे ही रहें, स्वस्थ, सक्रिय, खुशहाल और मजबूत। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से ग्रहों की चाल के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं, आप आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। आप पहले ही कुछ चीजें बता चुके हैं। सद्गुरु जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहेगा। देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी के लिए भविष्यवाणियां करते हैं तो ये उनका अपमान है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक योजना के तहत काम करते हैं, जैसे मैं करता हूं। मैं भविष्यवाणियों पर नहीं चलता। हम एक योजना बनाते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे लागू करें। एक योजना के तौर पर उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की इस प्रगति में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, देश को उस ओर ले जाने में। देश में और भी कई मुद्दे हैं, पर मुझे लगता है कि भारत सक्षम है। भारत में इतनी प्रेरणा और जज्बा है कि वो इन सबको पार कर लेगा और इसमें उनका मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्र की सफलता ही उनकी सफलता है। तो अगर हम सब साथ मिलकर देश को सफल बनाते हैं तो वो उनकी भी सफलता है और हमारी भी सफलता है। आपने विश्व के कई सारे नेताओं को देखा है। सद्गुरु जी, मोदी जी के नेतृत्व की खास बात क्या है और आप उसे कैसे परिभाषित करेंगे, उसकी 1 या 2 विशेषताओं से? हाँ, मैं कई तरह के विश्व नेताओं से मिला हूं और ये बात मैं अपनी राष्ट्रवादी भावना की वजह से नहीं बोल रहा हूं, पर मुझे कहना होगा कि आज उनकी बराबरी का कोई दूसरा नेता नहीं है। उनकी सोच और स्पष्टता जैसा कोई और नहीं है। और मैंने उनके साथ कई बार बहुत लंबी बातचीत की है और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें वो उसे समझ लेते हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आध्यात्मिक प्रक्रिया या सामाजिक वास्तविकताएं, आप कुछ भी बोलें, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। वो आपके हर शब्द को सुनते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। ये दुनिया के ज्यादातर नेताओं के साथ एक बड़ी समस्या है, वो किसी की नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि वो वहां पहुंच गए हैं और उन्हें सब पता है। जैसे किसी ने कहा, मैं राष्ट्रपति हूं तो निश्चित ही मैं इस धरती पर सबसे स्मार्ट व्यक्ति हूं। तो उस तरह का नजरिया बिल्कुल नहीं है। उनमें एक बहुत, क्या कहें, विनम्रता की गहरी भावना है और एक बहुत, उनकी मानवता बहुत सक्रिय है
इस सब क्रूर राजनीतिक प्रक्रिया के बावजूद जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। हर 3-4 महीने में हम उन्हें चुनावी रैलियों में झोंक देते हैं। इस सब के बावजूद उनका मानवीय पक्ष इतना जीवंत और सक्रिय है जिसे बनाए रखना आसान नहीं है। राजनीतिक गलियारों में जो कुछ होता है उसके बावजूद, और कितने तरीकों से आप जानते हैं, वो हर तरह की कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरे हैं जिनसे एक इंसान गुजर सकता है, और वो इन सब से बहुत अच्छे से बाहर आए हैं। और 75 साल की उम्र में ये राष्ट्र के लिए एक उत्सव है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सहमत हो सकते हैं, कई लोग उनसे सहमत या असहमत होंगे। आपको किसी से 100% सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति की उपलब्धि और उसकी प्रतिबद्धता का उत्सव न मनाएं। और जिस योग्यता और प्रतिबद्धता के साथ वो देश और दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, उसे कोई नकार नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी उपलब्धियों और गुणों को नजरअंदाज करना निश्चित रूप से उसके लिए बर्बादी और विफलता होगी जो इसे नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि आपको उन्हें आत्मसात करना चाहिए जहां भी आप उन्हें देखें, खासकर अगर वो शब्दों की कमी के कारण कह रहा हूं, अगर वो अच्छे गुण आपके दुश्मन में भी हैं तो उन्हें आत्मसात कीजिए, क्योंकि वो उसकी ताकत है। आप उन गुणों को अपनाइए और आप भी मजबूत बनिए। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिबद्धता, उनकी भक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, मन की स्पष्टता और उनकी विनम्रता और हर चीज के प्रति उनकी बुनियादी इंसानियत, जहां अगर आप देश से जुड़ी कुछ बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक बात व्यक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री के आंसू आ जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत शानदार है। आपने कितनी अच्छी बात कही सद्गुरु जी। लेकिन सद्गुरु जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बांट दिया है। विपक्ष उनके बारे में यही सोचता है कि उन्होंने देश को पूरी तरह से बांट दिया है। लेकिन फिर कुछ और लोग हैं जो सोचते हैं कि वो इस देश में एक सांस्कृतिक और साथ ही एक सभ्यतागत पुनर्जागरण लेकर आए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि हमारी संस्कृति की कुछ खोई हुई महिमा स्पष्ट रूप से इस देश में वापस आ गई है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। देखिए, लोग बांटने की बात ऐसे करते हैं जैसे अगर आप एक राम मंदिर बनाते हैं जिसकी बहुत पहले से जरूरत थी। ये तो शर्म की बात है कि उस मंदिर को बनने में 500 साल लग गए। अगर ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि ये अलग करना है, कोई क्यों अलग होगा। अगर एक समुदाय के लिए कुछ मायने रखता है और वो उसे बनाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो कोई क्यों अलग महसूस करेगा। खैर, देश बिल्कुल भी नहीं बंटा है। अगर आप इसे तथ्यों के आधार पर देखना चाहें तो 2014 से पहले हर साल कितने सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कितने लोग मारे जा रहे थे, देश भर में कितने बम धमाके हुए, और अब तक देश भर में कितने हो चुके हैं। पिछले 12-14 सालों में ऐसी जो भी चीजें हुई हैं वो ज्यादातर देश की सीमा पर हुई हैं, देश के अंदर नहीं हुई हैं। आपको समझना चाहिए, एक बम का फटना बहुत सारी खबर पैदा करता है, लेकिन 10 बम जो डिफ्यूज या नाकाम कर दिए गए वो खबर में नहीं आते। लेकिन उन बमों को नाकाम करने में 100 गुना ज्यादा काम लगता है, और सेनाएं काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि लोग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हों। और हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र का एकीकरण सिर्फ उन्हें भाषण देने से नहीं होता। अगर आप सड़क से, दूरसंचार और अन्य चीजों से उन्हें जोड़ते हैं तो वो राष्ट्र का एकीकरण है, और इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। अभी अगर आप किसी सब्जी वाले के पास भी जाते हैं जिसका दिन भर का लेन देन 200-300 रुपए का होता है, उन्हें आप अपना कार्ड या फोन दिखाते हैं और यूपीआई से भुगतान करते हैं। ये कब संभव था? क्या लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसका राष्ट्र के लिए क्या मतलब है? राष्ट्र खुद को कैसे आगे बढ़ा सकता है? हर कोई जो प्रयास करने और खुद को कुछ बनाने के लिए तैयार है, उन सब के लिए एक मौका है जैसा पहले कभी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं हल हो गई हैं। ये ना सोचें कि सब कुछ हल हो गया है, नहीं। लेकिन किसी भी देश की सारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। बात यह है कि हम समस्याएं कम करते हैं और नई पैदा हो जाती हैं। लेकिन
जरूरी ये है कि लोग बेहतर जी रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप गांवों में देख सकते हैं, मैं इस बारे में 35-40 साल से बात कर रहा हूं कि देश में जो सबसे बुरी चीज हो रही है वो ये कि आबादी का एक मौन विनाश हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जन्म से ही उन्होंने ठीक से खाया नहीं है, उनका कंकाल तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। गांव के ज्यादातर लोग ऐसे ही होते थे, लेकिन आज आप गांवों में जाकर देखें तो युवा अपने माता पिता से कहीं बेहतर हैं, शारीरिक रूप से बेहतर हैं, उनका कंकाल तंत्र बेहतर विकसित हुआ है। ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र का निर्माण है। अगर आप लोगों को नहीं बनाते तो आप राष्ट्र कैसे बनाएंगे? तो शिक्षा और दूसरी चीजें, बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे पास भी शिकायतों की एक सूची है, लेकिन ये वो दिन और समय नहीं है जब मैं ये शिकायतें करूंगा कि कितनी चीजें नहीं की गई हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसे दिन पर, ऐसे शुभ दिन पर हम उन चीजों की सराहना करें जो हुई हैं, जो किया गया है। अगर हम उसकी सराहना नहीं करते हैं तो हमें उन चीजों को पूरा करने की गति नहीं मिलेगी जो अभी बाकी हैं। तो हमेशा की तरह आध्यात्मिकता में माहिर, अभिव्यक्ति में माहिर और आप जानते हैं विश्लेषण करने में भी माहिर। अरे ये मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरी तारीफ मत कीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहिए। It's always a pleasure. It's always a pleasure. हमें हमेशा खुशी होती है आपके नज़रिए से बातों को समझना, और जो गहरी बातें आप हमसे साझा करते हैं वो हमेशा खुशी देती है। हमेशा की तरह न्यूज़ आवर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद कि आप आदियोगी के समक्ष खड़े होकर इस विशेष प्रसारण पर हमारे दर्शकों को इस तरह का विजन दे रहे हैं। 2017 में उन्होंने महाशिवरात्रि की रात को आदियोगी का अनावरण किया था, और इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद नाविका।